हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीओ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक सब्जेक्ट जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में हम इस पूरी बुक में जानेंगे। और इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो है संवैधानिक विकास के जो चरण होते हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब संवैधानिक विकास के चरण कौन कौन से हैं और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। एंड गाइज, इससे पहले मैं ऑलरेडी जो 1857 का विद्रोह है या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस सब्जेक्ट में या बुक में जो है वो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और वो आ भी सकते हैं इस बार, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एंड यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है या फिर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि संवैधानिक विकास के चरण कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ना देखो संवैधानिक विकास के अंतर्गत ना हम चरण की बात कर रहे हैं, तो 3 चरण है टोटल। तो पहले एक बार हम इसकी जो ऊपर थ्योरी दे रखी है वो जान लेते हैं। संवैधानिक विकास के चरण के बाद लिखा हुआ है संवैधानिक विकास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, ठीक है। भारत में उनका बस एक ही मकसद था कि व्यापार करना है। भारत में वो इसलिए आई थी ताकि प्रॉफिट कमा सके और व्यापार कर सके। तो इसकी स्थापना से लेकर भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के संवैधानिक विकास को 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। और उसको देखा भी जा सकता है। तो देखो, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहले आई थी अपनी भारत में, ठीक है। अब वो कंपनी जैसी आई तो उसने व्यापार करना तो शुरू करा, लेकिन धीरे धीरे वह राजनीति में भी प्रवेश कर गई। फिर राजनीति में प्रवेश करने के साथ साथ उसने भारत पर ज़्यादातर क्या कर लिया था, कंट्रोल बना लिया था, ठीक है। वो भारत के अंदर अपने तरह से क्या कर रही थी, वो शासन कर रही थी, ठीक है। पहला उसका मकसद था व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीति और आर्थिक इन सबको एक तरीके से ना केंद्र बन गई थी वो। अब इसके बाद क्या हुआ, एक तरीके से भारत क्या बन चुका था, गुलाम, ठीक है। भारत क्या हो गया था, गुलाम बन गया था। तो भारत को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। तो 1947 तक का जो भी रोल रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का या उसके बाद वाली जो भी कुछ हुआ था शासन व्यवस्था का, तो उसके बारे में हम इसमें लिखेंगे और जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें देखो जो भी चरण है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था, 1600 से लेकर 1857 तक, ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, पहला चरण ये है, ठीक है। 1600 से लेकर 1857 तक, ठीक है। लेकिन जो 1600 है ना, जो लिखा हुआ है 1600, वो अभी मेन वक्त नहीं है, इसके बाद हुई थी जो कंपनी है ना, वो भारत में आई थी। लेकिन ये वाला जो है 1600 मेन नहीं है अभी। दूसरा है क्राउन का शासन। 1857 के बाद दूसरा शासन शुरू हो जाता है, वो है क्राउन का शासन। मतलब 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन का शासन था, ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरा, सत्ता का हस्तांतरण। मतलब अब ईस्ट ने जो अंग्रेज़ थे वो क्या हो रहे हैं, अब भारत छोड़ के जा रहे हैं और सत्ता का क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया। मतलब सत्ता एकदम से पलट गई। तो ये गतिविधि कब से कब तक चली थी, टोटल 7 सालों तक, 1940 से लेकर 1947 तक। 1940 में क्या हुआ था, कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है, जिसके कारण अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमारा शासन भारत में नहीं चल सकता। तो इसलिए अब क्या हो गया, सत्ता का हस्तांतरण होना शुरू हो गया, कई सारे आंदोलन चलाए गए। तो उसके बाद भारत जो था उसके 2 भाग हो गए, एक था भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो साथ ही साथ भारत क्या हो चुका था, आज़ाद भी हो गया था, क्योंकि अंग्रेज़ भारत को छोड़कर जा चुके थे। अब अंग्रेज़ भारत छोड़ के जा चुके तो भारत को अवसर मिला कि वो अपने तरीके से भारत के अंतर्गत अपना शासन खुद चला सकते हैं। फिर धीरे धीरे भारत ने विकास किया, कई सारी पार्टियाँ उभर कर आई, राजनीतिक दल उभर कर आए। तो आज जैसे कि हम कंडीशन जानते हैं कि भारत पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी देश भारत पर राज नहीं करता। अब भारत क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम कंपनी का शासन जो है ना 1600 से लेकर जो 1857 तक चला था उसके बारे में देखते हैं पहले। तो पहला देखो,
कंपनी का शासन 1600 से लेकर 1857 तक रहा। इसमें हम देखेंगे तो ज़्यादातर ना इसमें ना कंपनी वगैरह आएगी ना तो एक्ट भी आएंगे, ठीक है, एक्ट जो होते हैं वो भी आएंगे। तो आपको ना ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है। तो देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ 17वीं शताब्दी या 17वीं सदी की शुरुआत में, यानी सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की ज़मीन पर पहला कदम रखने वाली इस कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सैकड़ों सालों तक हमारे देश पर मतलब भारत पर शासन किया। 1857 तक भारत पर इसी कंपनी का कब्जा था। मतलब 1857 तक ना कंपनी ने क्या कर रखा था, भारत पर राज कर रखा था, एक तरीके से कब्जा बना रखा था, जिसे कंपनी राज के नाम से इतिहास में पढ़ा जाता है। अगर कंपनी राज हो तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी है तो बात होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना 16वीं सदी मतलब जो अपनी 1600 है ना उसके आसपास क्या हुआ था, आई थी, है ना। मतलब 1600 जो है उसके आसपास क्या हुई थी, अपने भारत में आई थी, मतलब 17वीं सदी की, ठीक है। 1600 का मतलब है 17वीं सदी। तो जैसे इसकी शुरुआत हुई तो क्या आ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी, वो व्यापार करने आई थी। तो भारत पर ना इस कंपनी ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और इसे हम कंपनी राज के नाम से जानते हैं अगर इतिहास में पढ़ते हैं तो। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आदि देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार प्रदान करने वाला शाही अधिकार पत्र मिला। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र अधिकार है उसको कि वो भारत जैसे देशों के साथ क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। कंपनी का एक अधिकार उद्देश्य से व्यापार करना था, मतलब इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो व्यापार करेगी। अभी तक इसका एक ही मकसद था, जब स्टार्टिंग में जब ये आई थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये कब्जा करेगी भारत पर। इसका बस एक ही मकसद था कि ये क्या करेगी, अपने व्यापार भारत के साथ कर सकती है, और भारत के साथ इसको व्यापार करने का केवल एक अधिकार प्राप्त है। मतलब कोई दूसरा देश भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल किसको है, ईस्ट इंडिया कंपनी को है, ब्रिटेन को या फिर इंग्लैंड को है, ठीक है। इंग्लैंड ब्रिटेन आप एक ही मान सकते हो, जिसके लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ, जिसकी सदस्य संख्या 241। कंपनी के शासन में निम्नलिखित प्रमुख अधिनियम आए जो इस प्रकार है। पहला देखो, इसमें बोला गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में तत्कालीन मुगल साम्राज्य जो विघटन की ओर था, मतलब इससे पहले ना मुगल साम्राज्य था जिसका विघटन होता जा रहा था, क्योंकि अब कंपनी आ चुकी है, जिससे कंपनी व्यापार के प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ रही थी। देखो, पहले भारत में क्या था कि मुगल साम्राज्य था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों का आना शुरू हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो मुगल साम्राज्य ना पहले भारत में क्या करके रखते थे, प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखते थे, राजनीतिक सत्ता पर ध्यान रखते थे। तो ये चीज़ें अब किसको मिल गई, कंपनी ना व्यापार तो कर रही थी, ठीक है, मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था क्योंकि कंपनी का राज स्थापित हो रहा था। तो ध्यान से सुनो, मुगल साम्राज्य जो था वो सत्ता पे भी ध्यान देता था, बाकी सारी की सारी प्रशासनिक गतिविधियाँ या राजनीतिक वो मुगल साम्राज्य देखता था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो हमें पता लग गया था, संकेत मिल गया था कि मुगल साम्राज्य का अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे विघटन हो रहा है, मतलब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य तो था केवल व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विघटन होते ही प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता में भी शामिल हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन भी संभालेगी, राजनीतिक सत्ता में भी दखल देगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, उदाहरण के लिए 1757 मतलब 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, उड़ीसा पर शासन, ठीक है, और 1765 कंपनी को दीवानी, मतलब इसमें वो ये टैक्स से रिलेटेड बात होती है, इसमें अधिकार, दीवानी अधिकार। इन सब कारणों से कंपनी में लूट प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। मतलब दीवानी अधिकार मतलब होता है कि टैक्स प्राप्त करने का अधिकार है, टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार, ठीक है। राजस्व बोलते हैं ना, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार ये मिल चुका था किसको, अपनी कंपनी को, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी आलोचना मतलब बुराई हो गई और कंपनी के कर्ज मांगने पर हस्तक्षेप मतलब दखल की मांग उठी, जिसके लिए संसद ने एक गुप्त समिति जो थी वो बनाई, मतलब गुप्त जांच समिति थी वो बनाई गई थी। समिति ने जो गुप्त जांच समिति थी उसने 1773 में अपना रिपोर्ट पेश की,
जिस आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके ना बहुत सारे प्रावधान थे, वो नीचे लिखे गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें बोला गया कि इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को चार साल के लिए क्या कर दिया गया था, निश्चित मतलब तय कर दिया गया था, तथा 1/4 सदस्य हर एक साल क्या होंगे, निकाल दिए जाएंगे। दूसरा बोला गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास और मुंबई का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल, मद्रास और बम्बई का क्या बना दिया गया, जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल की सदस्यता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद, जिसमें निर्णय बहुमत से, मतलब बहुमत अगर प्राप्त कर लेगा, आधे से ज़्यादा लोग अगर एग्री हो जाएंगे, तो उसे गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया था। अब अगला बोला गया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके निर्णय, ठीक है, जिसके निर्णय के विरुद्ध सम्राट के सामने अपील की जा सकती थी। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां आने लगी, जिसमें क्या होता है, जिसके कारण पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 आया। देखो, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कमियां आने लगी थी। ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़े थे ना 4th पॉइंट, उसमें क्या आ गई थी, कमियां आने लगी थी, जो भी सुझाव दिए गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 में आया था। ठीक है, उसके लगभग 11 साल बाद, जिसके अंदर व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। मतलब व्यापार से रिलेटेड कार्य अलग होंगे, राजनीति से कार्य को अलग रखा जाएगा। तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य के लिए और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बनाया गया था। तो याद रखना कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो उसमें क्या आ गई थी, कमियाँ आ गई थी। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। फिर क्या हुआ, उसके 11 साल बाद मतलब 1784 में क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें क्या था, ये बताया गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उसमें ये बोला गया था कि व्यापार से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे उसको अलग रखा जाएगा, किससे, राजनीतिक कार्यों से। फिर देखो, अब 2 बोर्ड और बना दिए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक कार्यों के लिए बनाया गया था, क्योंकि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य के लिए और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टराइज बनाया गया था। ठीक है, अब देखो, चार्टर एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संगठन में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक कार्यों के लिए था उसमें क्या किया गया, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए चार्टर एक्ट से। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, वास्तविक शक्ति बोर्ड ऑफ अध्यक्ष के हाथ में दे दी गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ का जो भी अध्यक्ष था, हेड था, उसके हाथ में दे दी गई सारी की सारी वास्तविक शक्तियाँ, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भी होगा। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल जो भी थे उनके अधिकारों को, राइट्स को क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया तथा अगले 20 साल के लिए कंपनी का एकाधिपत्य सुरक्षित किया गया। अब इसके बाद क्या बोला गया ये देखते हैं। देखो, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये वाला तो हमने सब पढ़ लिया है ना। अब इसके बाद बोला गया, देखो, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा 20 साल के लिए कंपनी का एकाधिपत्य जो था वो सुरक्षित किया गया था। तो 1813 है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले भारतीय प्रदेशों पर, भारत के जितने भी राज्य हैं उन पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। देखो, धीरे धीरे अब क्या रहा है, क्राउन का शासन शुरू हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो 1813 में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट से, चार्टर एक्ट जो भी था उसमें, जिसकी वजह से क्या किया गया था, अपना चार्टर एक्ट की वजह से राजनीतिक जो भी कार्य थे उसमें परिवर्तन किया गया था। ठीक है, जो बताया था ना मैंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था उससे उसके संगठन में परिवर्तन किया गया था चार्टर एक्ट से। तो वही चार्टर एक्ट जो है उसमें सबसे पहले भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया था, तब भारत में व्यापार करने का कंपनी के अधिपत्य को समाप्त कर दिया गया। कि भारत में व्यापार करने के लिए केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकार नहीं हुआ, तो इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया चार्टर एक्ट से, याद रखना। लेकिन फिर भी चीन से अफीम या चाय पर एकाधिपत्य बना रहा। देखो, जरूरी नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में ही राज करी थी, और भी देशों में राज करी थी। जैसे चीन में अफीम और चाय के लिए आधिपत्य केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, तो वहाँ पे ना वो सफल नहीं हो पाई। जो चार्टर एक्ट था ना, भारत में तो क्या हो चुका था कि एकाधिपत्य जो भी था, एकाधिकार, वो समाप्त कर दिया था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत जैसे जितने भी छोटे मोटे देश है जो उस समय गुलाम थे, तो ब्रिटेन के पास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, उसके पास केवल
एक अधिकार प्राप्त है कि भारत जैसे छोटे मोटे देशों के साथ वो केवल व्यापार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो लेकिन जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत क्या हुआ कि भारत पर जो भी एक अधिकार था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो हटा दिया गया, समाप्त हो गया था। लेकिन चीन में अफीम और चाय की जो भी थी, चाय की बगाने वगैरह, ठीक है, तो उन पर से एक अधिकार जो था वो समाप्त नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यही चीज़ ना इसमें बताया गया है। ठीक है, भारत में व्यापार करने का कंपनी के एकाधिपत्य को जो क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। एकाधिपत्य को आप एकाधिकार भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी चीन से अफीम और चाय पर एकाधिपत्य बना रहा कंपनी का। ठीक है, कंपनी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी, जिसका आशय ये होता है कि कंपनी के शासन पर संसद एवं राजा के अधिकार को मान्यता मिली। सभी अंग्रेजों को व्यापार की सुविधा देने से शोषण में वृद्धि हुई तथा शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की सुविधा देने से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई। 1833 में क्या होता, चार्टर एक्ट में इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीति के लिए बनाया गया था, राजनीतिक कार्यों के लिए, उसके अध्यक्ष को भारत मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है राजनीतिक कार्यों के लिए, उसके अध्यक्ष को भारतीय मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, इससे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। लॉर्ड विलियम बेटिक को प्रथम जनरल जो गवर्नर जनरल है वो बनाया गया था। परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। चीन से व्यापार का एकाधिपत्य भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। जो 1813 में हो नहीं पाया था, चीन से भी व्यापार का एकाधिपत्य क्या हो गया था, समाप्त हो गया। पहले भारत से हुआ, अब चीन से भी हो चुका था, जो अफीम और चाय के लिए किया गया था। इस एक्ट में एक नया प्रांत मतलब एक नया राज्य उत्तर पश्चिम के नाम से, जो आगरा और पश्चिमी अवध, ठीक है, उत्तर प्रदेश को मिलाकर बनाया गया था। सरकारी सेवाओं में प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार पद प्राप्त कर सकेगा। इस एक्ट में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया था। 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें संसद को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुसार भारत का शासन अपने हाथ में ले सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। गवर्नर जनरल व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति क्राउन की सहमति से होगी। जितने भी गवर्नर जनरल है और परिषद के जितने भी सदस्य हैं, अब क्राउन की सहमति से ही क्या होगी, उनकी नियुक्ति होगी। अब कंपनी का रोल जो था वो समाप्त होने वाला है। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन उन्हें विधायी परिषद के रूप में मान्यता नहीं मिली। ठीक है, सरकारी सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। अगर सरकारी सेवा में जाना है तो प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ेगी, जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो देना पड़ेगा, जैसे कि आज भी होता है। संसद को किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये था अपना संवैधानिक विकास के चरण का पहला भाग जो कंपनी का था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सा भी क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज कैसे किया, कौन कौन से एक्ट बनाए और उसकी समाप्ति होने के बाद क्राउन का शासन कैसे शुरू हुआ, तो आप इतना लिख सकते हो। बाकी इसके बाद हम क्राउन के शासन के बारे में बात करेंगे, सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।